वेलकम डियर स्टूडेंट्स। मैं कुतुब सर आपका स्वागत करता हूं मेरे अपने यूट्यूब चैनल कुतुब सर में। तो देखिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ये हमारा तीसरा लेक्चर है वेव ऑप्टिक्स पर। ठीक है, आज हम क्या देखने वाले हैं? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, और उसी से देखेंगे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो देखिए सुपरपोजिशन में हमने क्या पढ़ा था क्लास 11th में? सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। जैसे मान लीजिए दो वेव है, साइमल्टेनियसली किसी एक पॉइंट पर आकर टकराई। एक वेव यहां से चली, दूसरी वेव यहां से चली। ये दोनों वेव आकर किसी पार्टिकल से टकराई, तो इस पार्टिकल का जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा वो इसके कारण, यानी पहली वेव के कारण जो डिस्प्लेसमेंट आया और दूसरी वेव के कारण जो डिस्प्लेसमेंट आया, उन दोनों का एडिशन होगा। कौन सा एडिशन? वेक्टर एडिशन। यानी अगर मैं बात करूं कि y इज इक्वल टू y1 sin ओमेगा t, दिस इज द फर्स्ट वेव, एंड सेकेंड वेव इज a1 sin ओमेगा t, एंड y2 इज इक्वल टू a2 sin ओमेगा t प्लस phi, दिस इज द सेकेंड वेव, है ना। पहली वेव से इतना डिस्प्लेसमेंट आया, दूसरी वेव से इतना डिस्प्लेसमेंट आया, तो नेट डिस्प्लेसमेंट यानी नेट वेव क्या बन जाएगी? y इक्वल टू y1 प्लस y2। दिस इज कॉल्ड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। गॉट इट? यानी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में क्या होता है कि दो वेव है, ये पहली वेव, एक और उसके साथ में दूसरी वेव, दोनों किसी पॉइंट पर आकर मिल गई। मिलने के बाद क्या होगा? एक नई वेव बनेगी। दिस नई वेव इज कॉल्ड रिजल्टेंट वेव, एंड दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की एक बेहतरीन फिनोमिना हमारे सिलेबस में है, जिसे नाम दिया जाता है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट या सुपरपोजिशन, पहले अगर मैं आपको और ज्यादा डिटेल में ले जाऊं तो शांत पानी है, उसमें दो पत्थर साइमल्टेनियसली डाल दीजिए। अब दोनों पत्थर के जहां जहां पर गिरेंगे वहां से दो वेव बनेगी। ये दोनों वेव आकर जिस पॉइंट पर टकराएगी वहां पर एक नई वेव बनेगी जो इन दोनों वेव के रिजल्टेंट के बराबर होगी। दिस इज कॉल्ड सुपरपोजिशन। इस सुपरपोजिशन में क्या कीजिए कि जो दोनों वेव है, ध्यान से देखिए, पहली वेव y1 इक्वल टू a1 sin ओमेगा t और दूसरी वेव है y2 इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस पाई। ओमेगा क्या है यहां पर? एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट वेव। ओमेगा यहां पर एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड वेव, यानी दोनों वेव की मैंने एंगुलर फ्रीक्वेंसी को सेम रखा है। और बात समझिए, a1 क्या है यहां पर? एम्पलीट्यूड। a2 क्या है? सेकंड वेव का एम्पलीट्यूड। और फाई क्या है यहां पर? फाई है यहां पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, है ना, फेज डिफरेंस, यानी इसका जो फेज एंगल है वो ओमेगा टी है, इसका फेज एंगल कितना है? ओमेगा टी प्लस फाई है, दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? फाई आएगा। अब अगर हम इस इक्वेशन को फॉलो कराते चले जाए तो क्या कुछ नजर आता है? बस इसी को स्टडी करना है आज के लेक्चर में। देखिए ध्यान दीजिए, समझिए इसे। दो वेव का सुपरपोजिशन कराने वाले। पहली वेव है y1 इक्वल टू a1 sin ओमेगा t, ठीक है। दूसरी वेव है y2 इज इक्वल टू a2 sin ओमेगा t प्लस फाई, ठीक। अब ये जो दोनों वेव है, इन दोनों वेव से क्या बनेगी? रिजल्टेंट वेव y1 प्लस y2, है ना। तो y इज इक्वल टू क्या मिला? a1 sin ओमेगा t और प्लस a2 sin ओमेगा t प्लस फाई। ये तो आ गया। अब इन दोनों को अगर मैं ध्यान से देखिए, साइन a प्लस बी की आइडेंटिटी होती है, आपको बोर्ड पर नजर आ रही है। साइन a प्लस बी की आइडेंटिटी क्या होती है? साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को यहां पर अप्लाई करेंगे, मतलब इस फॉर्मूला को यहां पर अप्लाई करेंगे, तो क्या आएगा आंसर? y इज इक्वल टू a1 sin ओमेगा t प्लस a2 एज इट इज
यहां पर रिजल्ट आएगा साइन ओमेगा टी कॉस फाई प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाई। सही है, इतने पार्ट में तो कोई दिक्कत है ही नहीं अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, है ना। अभी ध्यान से देखिए, इसे और सॉल्व कीजिए। y इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी एज इट इज मल्टीप्लाई करते जाइए a2 का, है ना। तो a2 cos फाई साइन ओमेगा टी। ठीक भाई, दूसरी वेव के दूसरा क्या बनेगा, a2 साइन फाई कॉस ओमेगा टी। इतने पार्ट में मेरे ख्याल से आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नहीं है। अभी ध्यान से देखिए, यहां पर साइन ओमेगा टी है, यहां भी साइन ओमेगा टी है, साइन ओमेगा टी कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, y इज इक्वल टू, ध्यान से देखिए, y इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी तो बाहर आ गया, a2 cos फाई, तो ये a1 प्लस a2 cos फाई डॉट, ये साइन ओमेगा टी बचा यहां पर, ये साइन ओमेगा टी, ये साइन ओमेगा टी। ठीक है भाई, प्लस ये a2 साइन फाई कॉस ओमेगा टी एज इट इज, ये a2 साइन फाई कॉस ओमेगा टी। ठीक, अब ध्यान से देखिए, ये जो लिखा है और ये जो लिखा है a2 साइन फाई, ब्रैकेट के अंदर जो क्वांटिटी नजर आ रही है, ये दोनों क्वांटिटी तो कांस्टेंट है। देखो, a1 एम्पलीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेव कांस्टेंट, a2 एम्पलीट्यूड ऑफ सेकंड वेव कांस्टेंट। अगर फाई कांस्टेंट है तो ये cos फाई भी कांस्टेंट हो जाएगा। माइंड इट, फाई अगर कांस्टेंट है तो cos फाई की वैल्यू भी कांस्टेंट हो जाएगी। मैं क्या करूंगा, a1 प्लस a2 cos फाई को मैंने कंसीडर कर लिया a cos थीटा। लेट, ये सब कुछ लेटेस्ट कंसीडर वाला पार्ट है ना, और a2 साइन फाई को कंसीडर कर लिया a साइन थीटा। अगर ऐसे कंसीडर करते हैं तो देखिए यहां से इक्वेशन क्या बनेगी, ध्यान से समझिएगा। इसको यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, a साइन थीटा को यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे तो रिजल्ट आएगा y इक्वल टू a cos थीटा साइन ओमेगा टी प्लस a साइन थीटा, ये a साइन थीटा cos ओमेगा टी। सही है भाई, इतने पार्ट में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। a अगर कॉमन ले लेते हैं तो अंदर ये सब कुछ बचेगा। इससे वापस से देखिए, साइन a प्लस बी की आइडेंटिटी बन रही है, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, a साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। गॉट इट। देखिए, हमने दो अलग अलग वेव ली थी, दो अलग अलग वेव ली थी, उन दोनों वेव को जब हमने साइमल्टेनियसली ऐड किया, मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट पर उन दोनों का इंटरसेक्शन देखा या उन दोनों को हमने स्ट्राइक किया, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर दोनों वेव मिलकर सिंगल वेव बन गई। ये जो सिंगल वेव बनी वो कौन सी है, y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। इसका मतलब a क्या होना चाहिए, व्हाट इज a इज द एम्पलीट्यूड ऑफ दैट पर्टिकुलर वेव। जो वेव बनी ना रिजल्टेंट वेव, उस रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड। ओमेगा क्या है, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। थीटा क्या है, फेज डिफरेंस। ठीक है, अब ये तो बात समझ में आ गई कि यहां पर सिंगल वेव बन गई, ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हो गया। अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो एम्पलीट्यूड आया है ये एम्पलीट्यूड कितना है। इस एम्पलीट्यूड को हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, तो वो कोशिश कहां से कर सकते हैं हम, इन दोनों इक्वेशन के स्क्वायर करके ऐड करने पर हमें एम्पलीट्यूड मिलेगा। कैसे मिलेगा मैं आपको समझाता हूं, कुछ भी कॉपी करने की जरूरत नहीं है। ये जो कुछ भी मैं पढ़ा रहा हूं सब कुछ आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगा, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए आगे देखेंगे। इन दोनों इक्वेशन से हमने इसका स्क्वायर किया, ये लिखा, प्लस RHS ऑफ सेकेंड इक्वेशन, इसका स्क्वायर किया, दोनों को ऐड किया, तो LHS का भी स्क्वायर होकर ऐड होगा। A1 प्लस A2 cos थीटा, थीटा नहीं फाई स्क्वायर, प्लस A2
साइन फाई का स्क्वायर। सही है, इतने पार्ट में तो मेरे ख्याल से आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे देखेंगे, ध्यान से देखिएगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉमन लेंगे ना, ए स्क्वायर कॉमन ले लिया तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो ए प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी आपको बोर्ड पर नजर आ रही है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लगा दीजिए आइडेंटिटी, तो a1 स्क्वायर प्लस 2a1a2 कॉस फाई। सही है, ए बी ट्वाइस, फिर प्लस बी का स्क्वायर यानी a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई। ठीक है, और फिर इसका स्क्वायर तो होना ही है, a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। अब ध्यान से देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो यहां 1 डाल दीजिए, ए स्क्वायर एज इट इज इक्वल टू a1 स्क्वायर एज इट इज, ये a1 स्क्वायर प्लस 2a1a2 cos फाई, ये प्लस 2a1a2 cos फाई प्लस a2 स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, ये a2 स्क्वायर कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1 में एक स्टेप जीम गया। ध्यान से देखिए, a स्क्वायर एज इट इज, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर ये रहा, प्लस 2a1a2 cos फाई। ये तो पूरा मैथ्स था सर, इसमें फिजिक्स क्या था? आप फिजिक्स पढ़ते हैं। एम्पलीट्यूड का स्क्वायर किसके बराबर आ गया? इसके बराबर, यानी एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1a2 cos फाई। आया यहां तक समझ में? इतने पार्ट में तो कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो सिंपल सा डेरिवेशन था, कुछ नहीं। अब हम बात करेंगे इसके एम्पलीट्यूड से रिजल्ट क्या निकल रहे हैं, इससे क्या चीज समझ में आ रही है। अब ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से। अगर दो वेव है और दोनों वेव में फेज डिफरेंस कौन सा डिफरेंस? दोनों वेव के एंगुलर फेज का डिफरेंस अगर कांस्टेंट है तो ये एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहेगा, और अगर ये वेरी करेगा तो एम्पलीट्यूड वेरी करेगा। दिस इज द बिगेस्ट रिलेशन बिटवीन फाई एंड एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव। समझ आया? अगर ये फाई वेरी करेगा तो एम्पलीट्यूड वेरी करेगा रिजल्टेंट वेव का, अगर फाई वेरी नहीं करेगा तो रिजल्टेंट वेरी नहीं करेगा। अब मान लेते हैं कि फाई कांस्टेंट है, जैसे ही आपने फाई को कांस्टेंट मानकर इसके आगे बढ़ाया, बस यहीं से आपका इंटरफेरेंस शुरू हो जाता है। तो व्हाट इज इंटरफेरेंस? इंटरफेरेंस अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आएगा, देखिए समझते हैं। अगर मान लो फाई, ध्यान से समझिएगा, अगर फाई की वैल्यू 0 डिग्री हो जाए, है ना, 0 रेडियन हो जाए, या 2 पाई रेडियन हो जाए, या 4 पाई रेडियन हो जाए, है ना, यानी इवन मल्टीपल ऑफ पाई हो जाए। कैसा हो जाए? इवन मल्टीपल ऑफ पाई हो जाए, है ना। तो कोसाइन का ग्राफ आप देख सकते हैं। कोसाइन के ग्राफ से आपको पता चल रहा है कि जहां जहां पर फाई की वैल्यू 0 होगी, 2 पाई होगी, 4 पाई होगी, यानी इवन मल्टीपल ऑफ पाई होगा, वहां वहां पर आपको कॉस फाई की वैल्यू मैक्सिमम दिखाई देगी, विच इज इक्वल टू +1, है ना। cos phi becomes maximum at phi is equal to 2n pi. Got it? इतने पार्ट में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। तो आप ग्राफ में से भी देख सकते हैं cos phi is equal to +1। ठीक, अगर मैं यहां पर वैल्यू डालता हूं तो एम्पलीट्यूड कैसा हो जाएगा? इंप्लाइज एम्पलीट्यूड बिकम्स मैक्सिमम, और वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना होगा? a1 + a2। आप चेक करें, मैं समझाता हूं।
a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2, cos फाई की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो ये तो a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर हो गया और स्क्वायर रूट लगाया तो a1 प्लस a। क्लियर बात, यानी एम्पलीट्यूड कैसा हो गया, मैक्सिमम। समझिए इस बात को, दो वेव है आपके पास में, दो वेव है आपके पास में, अगर दोनों वेव का हम सुपरपोजिशन कराएं और सुपरपोजिशन में जो एम्पलीट्यूड मिले रिजल्टेंट वेव का अगर वो बढ़ जाए तो दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसे क्या कहा जाएगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसको कहा जाता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस का मतलब यह होता है कि जब दो वेव साइमल्टेनियसली मीडियम के अलग अलग पार्टिकल पर स्ट्राइक होती है तो मीडियम को इल्यूमिनेट करती है, कहीं पर इंटेंसिटी यानी लाइट की ऊर्जा इंटेंसिटी है ना, एनर्जी पर यूनिट टाइम है ना, उसका ग्लो होना कम होता है और कहीं पर यह ग्लो बढ़ जाता है। तो जहां पर ग्लो ज्यादा होता है उसे हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जहां पर ग्लो कम होता है यानी इंटेंसिटी कम होती है वहां पर हम कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को भी पढ़ेंगे। मैं आपको आगे और चीजें समझाऊंगा, ध्यान से देखते जाइए। तो ये आ गया हमारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू a1 प्लस a2। अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करते तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कैसे निकालेंगे कि यहां पर अगर फाई की वैल्यू, आप वापस से वही ग्राफ एक बार देख लीजिए। इस ग्राफ में हमें पता चल रहा है कि फाई की वैल्यू जब जब पाई होगी, 3 पाई होगी, 5 पाई होगी, मतलब ओड मल्टीपल ऑफ पाई होगी। यानी फाई कैसा लिखेंगे हम, पाई लिखेंगे, 3 पाई, 5 पाई एज सो, दैट इज ओड मल्टीपल ऑफ पाई, यानी 2n प्लस 1 पाई होगी। ठीक है, 2n माइनस 1 पाई होगी। तब देखिए आप n की जगह पर 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, पाई का ओड मल्टीपल मिलेगा। ओड मल्टीपल मिलने पर cos फाई की वैल्यू क्या आ रही है, मिनिमम। cos फाई बिकम्स मिनिमम विच इज इक्वल टू -1। अगर ऐसा होगा तो यहां माइनस आ जाएगा, यानी ये फॉर्मूला किसका बनेगा, a1 माइनस a2 होल स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर रूट ऑफ a1 माइनस a2 होल स्क्वायर। तो आंसर क्या आएगा, a इज इक्वल टू, a बन जाएगा मिनिमम, a मिनिमम इज इक्वल टू a1 माइनस a2। अब मैंने लगा दिया मॉड्यूलस। मॉड्यूलस इसलिए लगाया भाई कि बड़े में से छोटा माइनस कर रहा है, मतलब आपको पॉजिटिव एम्पलीट्यूड चाहिए, एम्पलीट्यूड पॉजिटिव होता है, इस वजह से मॉड्यूलस लगा दिया। तो कुल मिलाकर इंटेंसिटी का क्या एम्पलीट्यूड के साथ कोई रिलेशन होता है, यस, अकॉर्डिंग टू वेव प्रिंसिपल। जिसने वीडियो नहीं देखा है आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो जरूर देख ले, जिसमें एम्पलीट्यूड, ध्यान से सुने, वेव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट होती है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट होती है, उसमें एम्पलीट्यूड का रिलेशन होता है इंटेंसिटी के साथ, यानी इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। यानी एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो इंटेंसिटी बढ़ेगी, एम्पलीट्यूड कम होगा तो इंटेंसिटी कम होगी। फिलहाल हम देखते हैं कि यहां पर एम्पलीट्यूड बढ़ गया, इसका मतलब हम क्या बोलेंगे कि यहां पर इंटेंसिटी बढ़ गई। इंटेंसिटी कैसी हो जाएगी, मैक्सिमम, और यहां पर इंटेंसिटी कैसी हो जाएगी, मिनिमम। बस यही है कंसेप्ट किसका, आपके इंटरफेरेंस का। यह मिनिमम, यह मैक्सिमम, ठीक है। तो ये हमारा इंटरफेरेंस कंप्लीट हो गया। अब इंटरफेरेंस में हम क्या देखने वाले, देखो फेज डिफरेंस अगर पता चल जाए हमें कि 2n पाई है तब भी हम पता कर लेंगे कि यहां पर एम्पलीट्यूड बढ़ेगा। और अगर मान लो फेज डिफरेंस आपका ओड मल्टीपल ऑफ पाई है, मतलब 2n माइनस 1 डॉट पाई है, तब आप देखेंगे कि इसका एम्पलीट्यूड मिनिमम हो जाएगा, मतलब इंटेंसिटी मिनिमम हो जाएगी। अब आगे देखते हैं, देखें इसे क्लास 11th के वेव्स में आपने एक छोटा सा टॉपिक पढ़ा था। वो छोटा सा रिलेशन क्या था, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई डॉट डेल फाई। सही है, यही देखा था आपने।
डेल्टा एक्स इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई मल्टीप्लाई डेल फाई, यानी जो आपका डेल फाई होता है वो किसके बराबर होता है, डेल एक्स जो होता है वो लैम्डा अपॉन 2 पाई मल्टीप्लाई डेल फाई होता है। अब अगर मैं डेल फाई मतलब क्या, फेज डिफरेंस, ये क्या है, फेज डिफरेंस, ठीक है। फेज डिफरेंस क्या होता है समझते हो ना, दो अलग अलग वेव की कलाओं में अंतर, दो अलग अलग वेव के फेज एंगल में डिफरेंस। जैसे यहां पर हमने जो पूरा टॉपिक पढ़ा उसमें फेज डिफरेंस क्या है, फाई है। हमने जो पढ़ा है उसमें फेज डिफरेंस क्या है, फाई है। डेल्टा एक्स क्या है, पाथ डिफरेंस। मैं आपको समझाता हूं, देखो ध्यान दो, ये पॉइंट है, इस पॉइंट तक मान लो ये दो सोर्स है, ये सोर्स S1, ये सोर्स S2। यहां से जो वेव चलेगी वो यहां तक पहुंचेगी। मान लो ये डिस्टेंस कितनी है, 100 मीटर, और इसकी वेवलेंथ कितनी है, मान लीजिए 1 मीटर। और यहां से जो वेव चलेगी उसकी वेवलेंथ कितनी है, मान वही 1 मीटर, इसकी भी 1 मीटर वेवलेंथ है। और सोचिए कि अगर इसमें 101 मीटर पाथ है, पाथ डिफरेंस कितना है, 101 मीटर, मतलब इसका पाथ 101, इसका पाथ 100 मीटर। दोनों के पाथ डिफरेंस में कितना अंतर है, 1 मीटर का अंतर है। कितना अंतर है, 1 मीटर का अंतर है। मतलब दोनों के पाथ डिफरेंस में कितना डिफरेंस है, 1। ये पाथ दोनों के पाथ में, लेंथ में, पाथ की लेंथ में डिफरेंस कितना है, 1 मीटर। ये जो 1 मीटर है ये रिप्रेजेंट कर रहा है डेल्टा एक्स। अब ध्यान से समझिएगा, यहां से यहां तक अगर मान लो इस वेव का फर्स्ट वेव का अगर मान लो क्रेस्ट पहुंचा, क्या पहुंचा यहां पर, क्रेस्ट, फर्स्ट वेव का क्रेस्ट पहुंचा। कौन से नंबर का क्रेस्ट पहुंचेगा, 100 नंबर का, 100 क्रेस्ट पहुंचा। मान लो एक एग्जांपल दे रहा हूं, 100 क्रेस्ट पहुंचा, तो इस वेव का कौन से नंबर का क्रेस्ट पहुंचेगा, 101 मीटर है तो 101th क्रेस्ट। इसका क्रेस्ट पहुंचेगा 101th नंबर का, ठीक है, समझ में आई बात। इसका मतलब इसमें भी क्रेस्ट मिलेगा, पहली वेव का भी क्रेस्ट है, दूसरी वेव का भी क्रेस्ट है। दोनों का अगर क्रेस्ट आ रहा है तो इसका मतलब क्रेस्ट क्या होता है, आप देखिए यहां पर क्रेस्ट होता है ऊपर वाला पार्ट, जो जंप मिलता है ना, एलिवेशन मिलता है ना, पानी में पत्थर डालते तो कभी पानी नीचे जाता है, कभी ऊपर आता है। तो जो ऊपर आता है, तो जितना ऊपर आया उसको कहते हैं क्रेस्ट, जितना नीचे गया उसको क्या बोलते हैं, ट्रफ। सही है, तो जो क्रेस्ट मिला, पहली वेव ने भी क्रेस्ट दिया, दूसरी वेव ने भी क्रेस्ट दिया, तो दोनों क्रेस्ट मिलकर बड़ा क्रेस्ट बना लेगा, है ना, ऐड हो जाएगा ना। तो दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ओके, इसे क्या कहा जाता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो यहां पर ध्यान से देखिए, अगर मैं इस इक्वेशन को ध्यान में रखकर डेल्टा फाई की जगह पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के अकॉर्डिंग 2n पाई लिखता हूं, तो यहां से डेल्टा एक्स क्या मिले, मतलब डेल्टा एक्स मतलब पाथ डिफरेंस क्या मिलेगा, यहां से पाथ डिफरेंस मिलेगा मुझे, ध्यान से देखिएगा, लैम्डा एज इट इज अपॉन में 2 पाई एज इट इज मल्टीप्लाई डेल फाई की जगह पर क्या लिखा हमने, 2n पाई। तो ये 2n पाई, ये 2 पाई से ये 2 पाई कट गया, तो देखिए क्या मिला, n लैम्डा। यानी जो पाथ डिफरेंस अगर n लैम्डा है, व्हाट इज n, n इज सम इंटीजर। देखो यहां पर मैंने लिया 101th क्रेस्ट 100 मीटर। अब यहां 100 मीटर 1 मीटर वेवलेंथ है, उसमें 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा पाथ बना। इसमें यहां पर 1 मीटर लेंथ है, वेवलेंथ, और 101 मीटर का पाथ डिफरेंस है, मतलब पाथ है ये 101 मीटर का। दोनों का डिफरेंस निकाला तो कितना निकला, 1। अब 1 मल्टीप्लाई 1 मीटर, ये 1 मीटर तो लेंथ का, वेवलेंथ का, और ये 1 यहां पर इंटीजर की जगह पर। तो जब हमने देखा कि पाथ डिफरेंस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ होता है, यानी कंप्लीट वेवलेंथ का मल्टीपल होता है, जैसे 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 5 लैम्डा, 0 लैम्डा, 7 लैम्डा, 21 लैम्डा, तब हमें क्या मिलता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलता है, क्योंकि ये रिलेशन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए था। यहां पर क्या मिलेगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। समझ आ गई बात। ये पाथ डिफरेंस के लिए पढ़ा रहा हूं, फेज डिफरेंस तो पहले ही पढ़ लिया था हमने,
अब इसी तरीके से एक और एग्जांपल लेते हैं। अब अगर मान लीजिए आपके पास में, मान लो यहां पर, यहां से कोई वेव चली, ये वेव चली, पाथ कितना है, ये टोटल लेंथ कितनी है, ये S1 सोर्स है ना, ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, कितना है 100 मीटर। अब यहां पर कितना है, मान लीजिए ये भी वेव चली, अब यहां पर कितनी लेंथ है, मान लीजिए 100.5 मीटर, इसमें वेवलेंथ कितनी है 1 मीटर, इसमें वेवलेंथ कितनी है, मान लीजिए 1 मीटर, ठीक है। अब इसमें भी 1 मीटर वेवलेंथ, इसमें भी 1 मीटर वेवलेंथ, लेकिन देखो यहां पाथ डिफरेंस 0.5 है, यानी आधा हो गया। जब आधा हो गया तो यहां पर अगर क्रेस्ट मिलेगा पहली वेव का, तो दूसरी वेव का क्या मिलेगा, ट्रफ। अगर पहला क्रेस्ट मिला, दूसरा ट्रफ मिला, तो दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे तो यहां पर पाथ डिफरेंस, मतलब जो आपके पास में एम्पलीट्यूड होगा वेव का, वो एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा। यानी यहां पर क्या आएगा, डेल्टा एक्स इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई। अब देखो जो डेल्टा फाई है उसकी जगह पर हम लिखेंगे 2n-1 पाई। अगर ऐसा लिखते हैं तो यहां 2n-1 पाई आएगा, पाई से पाई कट जाएगा, यहां पर लैम्डा अपॉन 2n-1। यानी जब पाथ डिफरेंस आपका लैम्डा बाई 2 मतलब ओड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 हो जाएगा, तब हम देखते हैं कि यहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। कैसा इंटरफेरेंस होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। चलिए एंड करते हैं यहीं पर वीडियो लेक्चर को, कल पढ़ेंगे।